हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा। सबसे पहले जानते हैं पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स पारदर्शी पदार्थ। हम इसे पारदर्शी वस्तु भी कह सकते हैं, पारदर्शी वस्तुएं या पारदर्शी माध्यम भी कहा जा सकता है। तो आइए जानते हैं पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच इत्यादि। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं पारभासी पदार्थ की परिभाषा। पारभासी पदार्थ को अल्प पारदर्शी पदार्थ भी कहा जाता है। पारदर्शी पदार्थ या अल्प पारदर्शी पदार्थ, इसकी अंग्रेजी होती है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स पारदर्शी पदार्थ या अल्प पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से जाने देते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार होता है उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ भाग ही गुजरता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, दूध, रक्त, चर्म, चमड़ा इत्यादि पारभासी पदार्थ के उदाहरण है। आइए अब जानते हैं अपारदर्शी पदार्थ की परिभाषा। ओपेक मटेरियल्स अपारदर्शी। पारदर्शी का विपरीत हो गया अपारदर्शी। तो अपारदर्शी पदार्थ की परिभाषा होगी वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, गत्ता इत्यादि। तो पारदर्शी पदार्थ ये पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पारभासी पदार्थ
वे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से गुजरने देते हैं। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से जाने देते हैं, गुजरने देते हैं। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आर पार गुजर जाता है। पारभासी पदार्थ से प्रकाश का कुछ हिस्सा ही गुजरता है। पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश गुजर जाता है, आसानी से गुजर जाता है। पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। पारभासी पदार्थ से प्रकाश का कुछ भाग ही गुजरता है। और पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश बिल्कुल ही नहीं गुजरता है। आइए अब प्रकाश माध्यम या प्रकाशीय माध्यम की परिभाषा जानते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से चलकर हमारी आंख तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारी आंख और वस्तु के बीच में कोई माध्यम है जिससे प्रकाश गुजरता है। तो आंख और वस्तु के बीच में जो माध्यम है वही प्रकाश माध्यम या प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार ले सकते हैं। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचता है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंख तक पहुंचता है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। आइए अब जानते हैं छाया की परिभाषा। छाया इंग्लिश होती है शैडो। इस शब्द से हम बहुत पहले से परिचित हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को जब किसी अपारदर्शी वस्तु को किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो वस्तु के पीछे काली आकृति अर्थात अंधेरा क्षेत्र बनता है। जब हम किसी अपारदर्शी वस्तु को किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं, जब किसी वस्तु को हम किसी प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं तो वस्तु के पीछे अंधेरा क्षेत्र बनता है, काली आकृति बनती है जिसे छाया कहा जाता है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है और सूर्य के प्रकाश में हम जब खड़े हो जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश आया और उसके सामने हम खड़े हो गए तो हमारे पीछे एक काली आकृति बन जाती है, एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। यही क्षेत्र छाया कहलाता है। इसे ही हम छाया कहते हैं। छाया के दो भाग होते हैं, एक प्रछाया और दूसरा उपछाया। छाया के दो भाग होते हैं, प्रछाया एवं उपछाया। छाया का वह भाग जहां अधिक अंधेरा होता है। प्रछाया छाया का वह भाग है जहां अधिक अंधेरा होता है। यहां से
प्रकाश स्रोत दिखाई नहीं देता है। उपछाया, छाया का वह भाग है जहां कम अंधेरा रहता है, यहां से प्रकाश स्रोत आंशिक रूप से दिखाई देता है। छाया हवा या निर्वात में नहीं बनती है। छाया हवा या निर्वात में नहीं बनती है। छाया को देखने के लिए सतह का होना जरूरी है। सतह जमीन हो सकती है या कोई अन्य वस्तु हो सकती है या दीवार हो सकती है। वह सतह जमीन हो सकती है, वह सतह जमीन हो सकती है या दीवार हो सकती है या अन्य वस्तु हो सकती है। पर्दे पर भी छाया को देखा जा सकता है। छाया को देखने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। क्या? प्रकाश स्रोत। जब तक प्रकाश स्रोत नहीं होगा तब तक छाया नहीं बनेगी। छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत चाहिए। केवल प्रकाश स्रोत से ही नहीं होगा, प्रकाश स्रोत चाहिए, साथ ही अपारदर्शी वस्तु चाहिए तथा एक सतह चाहिए। सतह जहां छाया बनेगी, प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश किरण आएगी और अपारदर्शी वस्तु जिसकी छाया बनेगी। तो छाया बनने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु तथा सतह। प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु तथा सतह। मान लीजिए दीवार पर हम इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दें तो हमारी छाया बल्ब के विपरीत दीवार पर बनती है। सुबह के समय सूर्योदय के बाद छाया अधिक लंबी होती है, दोपहर में छाया बहुत छोटी होती है तथा शाम में सूर्यास्त के समय छाया अधिक लंबी होती है। तो सुबह में और शाम में सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय छाया की लंबाई अधिक होती है और दोपहर में छाया की लंबाई कम होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। छाया का बनना, किसी वस्तु की छाया का बनना, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का लगना प्रकाश के सरल रेखीय गमन को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है। पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। हम जानते हैं कि पृथ्वी एवं चंद्रमा अप्रदीप्त पिंड है, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, अर्थात सूर्य और जब सूर्य एवं चंद्रमा, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, अर्थात पृथ्वी के कुछ भाग में, अर्थात पृथ्वी के कुछ भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। पृथ्वी के कुछ भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। पृथ्वी के इस भाग में रहने वाले लोग सूर्य को नहीं देख पाते और इस प्रकार पृथ्वी के कुछ हिस्से में
सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, अर्थात पृथ्वी के कुछ भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। पृथ्वी के इस भाग में रहने वाले लोग सूर्य को नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के कुछ हिस्से में सूर्य ग्रहण लग जाता है। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। हम जानते हैं कि चंद्रमा एक अप्रदीप्त पिंड है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब कभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पड़ जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है और चंद्र ग्रहण लग जाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पड़ जाता है, अर्थात चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य ग्रहण का लगना एवं चंद्र ग्रहण का लगना, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का लगना प्रकाश के सरल रेखीय गमन को ही दर्शाते हैं। छाया का बनना भी प्रकाश के सरल रेखीय गमन को ही दर्शाता है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लिखित रूप में देखते हैं। ये देखते हैं पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। तेल लगा कागज, चर्म, रक्त, दूध आदि पारभासी पदार्थ हैं। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि अपारदर्शी पदार्थ हैं। इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।